हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों अभी कुछ ही समय पहले हमने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जो टाइम अटेंडेंस मशीन के बारे में था। हमने उसमें आपको जो मशीन दिखाई थी वो थी सिक्योर आई ब्रांड से। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उसे ज़रूर देखें। आज भी हम आपके लिए कुछ इसी तरीके की एक और अटेंडेंस मशीन लेकर आए हैं जो है रियल टाइम ब्रांड की तरफ से, और इसका जो मॉडल नंबर है वो है RS9। आज हम इस मशीन के बारे में बात करेंगे कि क्या इसकी कॉस्टिंग है, क्या ये फीचर्स हमें अवेलेबल कराती है, क्या ये पहले वाली मशीन से बेहतर है, किस तरीके से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने ऑफिस में और कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अटेंडेंस के लिए इसको। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बॉक्स को चेक कर लेते हैं। कुछ इस तरीके की बॉक्स पैकिंग में आपको ये मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका एक इमेज बना हुआ है और कुछ फीचर्स की डिटेल यहाँ पर दी हुई है। दोस्तों अगर बात करें कॉस्टिंग की तो इस पर जो MRP दी हुई है, अगर आप देख पा रहे हो तो 7,900 रुपये की MRP यहाँ पर शो की गई है। बट अगर आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीदते हैं तो ये आपको अराउंड 4,000-5,000 रुपये के बीच में मिल जाती है। आइए देखते हैं अब इसके साथ हमें क्या क्या मिलता है। दोस्तों सबसे पहले हमें ये मेन मशीन मिलती है, अटेंडेंस मशीन हमारी। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की मशीन ये दिखाई देती है। इसके अलावा हमें यहाँ पर एक 12 वोल्ट 1 एम्पियर का अडप्टर मिलता है इसको पावर देने के लिए। कुछ स्क्रूज मिलते हैं इसको माउंट करने के लिए। एक USB टू मिनी USB केबल मिलती है जिससे आप इसे कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक कनेक्टर मिलता है जिसका यूज करके आप एक्सेस कंट्रोल से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक मैनुअल मिलता है और साथ ही साथ एक वारंटी कार्ड भी मिलता है। और आखिर में आपको मिलती है ये प्लेट जिसका यूज करके आप इसे वॉल माउंट कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ ये कंटेंट आपको इस बॉक्स में मिलते हैं। आइए अब मशीन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों मशीन कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पर दिखाई देती है। मशीन की अगर बात करें, यहाँ पर आपको एक LCD दी गई है, यहाँ पर आपको सेंसर दिया गया है, यहाँ पर कुछ स्विचेस जिसको दिए गए हैं ऑपरेट करने के लिए। अगर नीचे की साइड में बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको एक RJ45 पोर्ट दिया गया है जिसका यूज करके आप इसे अपने नेटवर्क से या कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं नेटवर्क केबल का यूज करके। और यहाँ पर आपको एक Type A USB पोर्ट दिया गया है जिसका यूज करके आप पेन ड्राइव को इसमें कनेक्ट कर सकते हैं और अपने एक्सेल में रिपोर्टिंग डायरेक्टली ले सकते हैं। यहाँ पर आपको एक मिनी USB पोर्ट दिया गया है जिसका यूज करके आप इसे अगेन कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं USB केबल का यूज करके। यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट अडप्टर लगाने के लिए पोर्ट दिया गया है जिससे आप इसे पावर देंगे। अगर बैक पैनल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैटरी कंपार्टमेंट दिया गया है। आप इसे खोलकर इसमें बैटरी भी चेंज करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा वॉल माउंट करने के लिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। एक यहाँ पर कनेक्टर दिया गया है जिसका यूज करके आप इसे एक्सेस कंट्रोल से या आपका जो मैग्नेटिक लॉक है उससे आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्पीकर दिया गया है और बाकी सारे जो साइड हैं वो नीट एंड क्लीन है, उन पर आपको कुछ नहीं मिलता है। दोस्तों अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको अटेंडेंस के लिए फिंगरप्रिंट का सपोर्ट मिलता है, पासवर्ड का सपोर्ट मिलता है और साथ ही साथ प्रॉक्सिमिटी कार्ड का भी सपोर्ट मिलता है। इसका मतलब ये है कि आप तीनों ही तरीके से अटेंडेंस इसमें लगा सकते हैं। दोस्तों अगर कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आप 1000 यूजर्स को रजिस्टर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 1000 एम्प्लॉयज तक भी हैं तब भी आप इस मशीन को यूज कर सकते हैं इजीली। दोस्तों अगर बात करें इंप्रेशंस की तो ये 1 लाख इंप्रेशंस को रिकॉर्ड करके रख सकता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो यूजर इसमें अपनी अटेंडेंस दे रहा है, सपोज कीजिए वो आपके पास 100 यूजर्स हैं या 100 एम्प्लॉय हैं और वो आपके दिन में 2 बार अटेंडेंस देते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके एक दिन में 200 इंप्रेशन हो गए। उस तरीके से ये आपके टोटल 1 लाख इंप्रेशंस को स्टोर करके रख सकता है। अब सवाल ये आता है कि अगर मेरे 1000 यूजर्स पूरे हो जाते हैं या मेरे 1 लाख इंप्रेशंस पूरे हो जाते हैं तब मैं क्या करूँ। दोस्तों जो इंप्रेशंस हैं उनको आप क्लियर कर सकते हैं। ऑब्वियसली 1 लाख इंप्रेशन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आपकी जब मशीन फुल हो जाती है तो वो आपको इंडिकेशन देती है कि आपके इंप्रेशन फुल हो गए हैं, आपका लॉग फुल हो गया है। आप इजीली मशीन में पेन ड्राइव कनेक्ट करके या मशीन को लैन के थ्रू सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्ट करके वो सारा अटेंडेंस का डेटा डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद उस लॉग को क्लियर कर दीजिए। आपकी मशीन फिर से यूजेबल हो जाएगी। तो वो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों बाकी फीचर्स की बात करें तो जैसा आपने देखा इसमें आपको बैटरी भी मिलती है जो आपको अराउंड 3 घंटे का बैटरी बैकअप दे देती है। आपको काफ़ी अच्छा सेंसर मिलता है और बहुत अच्छे फास्ट डिटेक्शन के सपोर्ट के साथ ही आपको मिलता है। अगर बात करें डिस्प्ले की तो डिस्प्ले भी इसमें आपको मल्टी कलर मिलती है। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको सॉफ्टवेयर का सपोर्ट भी मिलता है। आप इसे अपने नेटवर्क के थ्रू या USB केबल के थ्रू कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर से भी इसको मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया एक्सेस कंट्रोल का भी ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आपने ऑफिस में एक्सेस कंट्रोल यूज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ये मशीन उसको भी मैनेज कर सकती है। अगर आपको नहीं मालूम है एक्सेस कंट्रोल क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ ब्रीफ में। बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ऑफिस का पर्टिकुलर कोई गेट है वो बिना ऑथराइज पर्सन के एक्सेस के ना ओपन हो तो उसमें आप एक्सेस कंट्रोल का यूज कर सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल के साथ ये जो मशीन है वो अटैच हो जाती है और जब यहाँ पर ऑथराइज फिंगर लगेगी तभी आपका जो गेट है वो ओपन होगा। तो कुछ ये यूज है आपका एक्सेस कंट्रोल का। ये मशीन आपकी एक्सेस कंट्रोल को भी सपोर्ट करती है। तो दोस्तों आइए जल्दी से अब इसे ऑन कर लेते हैं और इसके फीचर्स को भी समझ लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम पावर स्विच का यूज करके इसे ऑन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी मशीन ऑन हो चुकी है।
ऑन होने के बाद कुछ इस तरीके का डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके डिस्प्ले में एक और अच्छी बात है दोस्तों कि कलर होने के साथ साथ यहाँ पर आपको बैटरी और नेटवर्क का इंडिकेशन भी मिलता है। यहाँ पर आपको आइकन्स मिल जाते हैं जिनसे आप देख सकते हैं कि आपकी बैटरी कितना चार्ज है और साथ ही साथ आपका केबल जो है नेटवर्क का वो प्लग्ड है या नहीं। दोस्तों अगर पिछली मशीन से कंपेयर करें तो उसमें कुछ चीज़ें कम थी इसके मुकाबले, जैसे वहाँ पर आपको कलर स्क्रीन नहीं मिलती थी, ये इंडिकेशंस भी नहीं मिलते थे, इसके अलावा वहाँ पर आपको एक्सेस कंट्रोल की फैसिलिटी भी नहीं मिलती थी। तो ये कुछ फीचर्स इस मशीन में उस मशीन से ज़्यादा, तो ये कुछ फीचर इस मशीन में उससे बेटर है। अब अगर हम जनरली मशीन की बात करें तो हमें सबसे पहले अपने जो यूज़र्स हैं या जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनको मशीन में रजिस्टर करना होता है और साथ ही साथ एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र भी क्रिएट करना होता है जो उन सबको मैनेज करेगा। अगर हम फर्स्ट रन की बात करें तो मशीन में अभी कोई भी एडमिन यूज़र नहीं होता है बाय डिफ़ॉल्ट। आप देख सकते हैं जब मैं मेन्यू ओपन करता हूं तो ये डायरेक्टली ओपन हो जाता है, इसका मतलब कोई भी इसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। तो हमें सबसे पहले अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र क्रिएट करना होता है जो आइडियल तरीका है। अगर आप किसी को एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनाना चाहते तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, पर रिकमेंडेशन यही होती है कि एक एडमिन यूज़र इसमें होना चाहिए सो दैट कोई एम्प्लॉय जो है वो कुछ गड़बड़ मशीन के साथ ना कर सके। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ फर्स्ट टाइम अपने एडमिनिस्ट्रेटर को रजिस्टर करने के लिए तो उसके लिए मुझे मेन्यू में जाना होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसको ओके करता हूँ। यहाँ पर आप फिर से देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, मैं इसको फिर से ओके कर देता हूँ। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर जितने भी यूज़र आप बनाते हैं उनकी लिस्ट ऑटोमेटिकली बनती चली जाती है। अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है बिकॉज इसमें कोई यूज़र रजिस्टर्ड नहीं है। यहाँ पर हमें एक नया रजिस्ट्रेशन करना है तो मैं यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर ओके करता हूँ। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि मुझे यूज़र जो बनाना है वो फिंगरप्रिंट के लिए बनाना है, पासवर्ड के लिए बनाना है या कार्ड के लिए। आप चाहें तो एक यूज़र को ये सारी चीज़ें भी दे सकते हैं, बट आप अलग अलग देना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट ले लेता हूँ बिकॉज ऑब्वियसली जो बेस्ट तरीका है वो फिंगरप्रिंट ही है, क्योंकि फिंगरप्रिंट कोई अपना किसी को नहीं दे सकता। तो मैं यहाँ इसे ओके कर देता हूँ। ये मुझसे आईडी पूछ रहा है जो बाय डिफ़ॉल्ट पहली आईडी है बिकॉज अभी यहाँ पर कोई यूज़र नहीं है। आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसे ओके कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पर यूज़र का कुछ नाम देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। आपने जैसे पुराने नोकिया के जो फ़ोन हुआ करते थे उनको यूज़ किया होगा जिसमें कीपैड से बटन्स को प्रेस करके बार बार हम टाइप करते थे, वही सेम फंक्शन यहाँ पर भी दिया हुआ है। आप देख सकते हैं आपके मल्टीपल कैरेक्टर्स बने हुए हैं अलग अलग बटन्स पर जिनको आप बार बार प्रेस करके टाइप कर सकते हैं, हालांकि वो एक प्रॉब्लम वाला काम है। इसके अलावा दोस्तों एक ऑप्शन और भी है जिससे आप इसके अंदर नेम्स को एंटर कर सकते हैं, वो हम आगे चलकर देखेंगे। अभी हम इसको ओके कर देते हैं। अभी आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट देना है अपना। आपको अपना फिंगरप्रिंट 3 बार देना होता है जिसको ये रिकॉग्नाइज कर लेता है और अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो मैं यहाँ पर 1 बार देता हूँ, 2 बार देता हूँ, तीसरी बार देता हूँ। आप देख सकते हैं एनरोल आ चुका है। इसका मतलब मेरा यूज़र सक्सेसफुली इसमें क्रिएट हो चुका है। अगर मुझे इसमें और यूज़र्स को ऐड करना है तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, और अगर मुझे कंटिन्यू नहीं करना, मुझे यही यूज़र बनाना है अभी, तो मैं इसे एस्केप भी कर सकता हूँ। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर एस्केप कर देता हूँ और एस्केप करके बाहर आ जाता हूँ। तो दोस्तों अब मैं अगर यहाँ पर अपना फिंगर टच करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरा अटेंडेंस प्रॉपर्ली लग जा रहा है। बट मेन्यू ओपन करने पर अभी हमसे कोई ऑथेंटिकेशन नहीं ली जा रही है बिकॉज अभी जो हमारा यूज़र है वो एक जनरल यूज़र की तरह रजिस्टर हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर की तरह नहीं। तो अब देखते हैं उसको एडमिनिस्ट्रेटर कैसे बनाना है। उसके लिए हम वापस मेन्यू में जाएंगे। मेन्यू में जाने के बाद रजिस्टर में जाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। आप देख सकते हैं एक आईडी यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई है बिकॉज हमने एक यूज़र को इसमें रजिस्टर किया है। आप इसे ओके करेंगे और ओके करने के बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर पासवर्ड और कार्ड पर अनसेट लिखा हुआ है बिकॉज अभी हमने इस यूज़र को पासवर्ड और कार्ड अलॉट नहीं किया है। अगर आप चाहें तो आप ओके करके इसमें पासवर्ड देना चाहें वो भी दे सकते हैं, या कार्ड अलॉट करना चाहें प्रॉक्सिमिटी कार्ड तो उसको स्कैन करके भी आप अलॉट कर सकते हैं। मैं इससे और नीचे आ जाता हूं। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है एडमिन और उसके आगे लिखा हुआ है यूज़र। हमें इसे ओके करना है और एरोज़ का यूज़ करके इसे चेंज करके एडमिन कर देना है और वापस ओके कर देना है। अब हमारा जो यूज़र है ये एडमिन हो चुका है और अब हम बाहर आएंगे। अब जब हम मेन्यू ओपन करेंगे तो हमसे ऑथेंटिकेशन के लिए बोला जाएगा, हमें अपना फिंगरप्रिंट देना होगा। जब तक ऑथेंटिक फिंगरप्रिंट यहाँ पर नहीं दिया जाएगा तब तक आप एंटर नहीं कर पाएंगे मेन्यू के अंदर। तो मैं यहाँ पर मेन्यू में जाने के लिए अपनी फिंगर लगा देता हूँ और आप देख सकते हैं मेरा मेन्यू ओपन हो चुका है। इस तरीके से आप इसमें जितने चाहें यूज़र रजिस्टर कर सकते हैं। अभी मैं एक और यूज़र को रजिस्टर कर लेता हूँ टेस्ट करने के लिए, और ये यूज़र के लिए मैं अपनी सेकंड फिंगर यूज़ करूँगा। मैं न्यू रजिस्टर पर जाता हूँ, फिंगर पर जाता हूँ, यहाँ से 2 नंबर ऑटोमेटिकली आ रहा है, मैं इसे ओके कर देता हूँ फिर से, और 3 बार अपनी फिंगर यहाँ पर टच कर देता हूँ। एनरोल हो चुका है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ,
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ मेहनत का काम करते हैं और उनके जो फिंगरप्रिंट हैं वो घिस जाते हैं। तो कई बार मशीन बहुत सारे लोगों के जो फिंगरप्रिंट है वो डिटेक्ट नहीं कर पाती है। तो अगर आप मशीन को किसी ऐसे एनवायरनमेंट में इस्तेमाल करना चाहते हैं जहाँ पर मजदूर लोग काम करते हैं या जहाँ पर हार्ड वर्क होता है, जहाँ पर ऐसा पॉसिबल है कि उन लोगों की जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो घिस गए हों, तो आपको थोड़ा सा R&D करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टेस्ट करना पड़ेगा। आपको देखना होगा कि कौन सी उनकी फिंगर है जिस पर फिंगरप्रिंट सही तरीके से अवेलेबल है, उसी फिंगर को आपको यहाँ पर एनरोल करना होगा, अदरवाइज मशीन उनको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। और ये सिर्फ इस मॉडल में नहीं है, आप कोई भी अटेंडेंस मशीन यूज़ कर लीजिए, सभी में आपको ये प्रॉब्लम आने वाली है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अपना जो यूज़र है उसे रजिस्टर कर लिया है। 2 यूज़र्स को हमने रजिस्टर किया है, एक एडमिनिस्ट्रेटर और एक नॉर्मल यूज़र। दोनों की ही अटेंडेंस हम यहाँ पर ले सकते हैं। आप देख सकते हैं पहले की ली हमने एडमिनिस्ट्रेटर वाले की और ये इस तरीके से हमने दूसरे की ली। तो ये नॉर्मल अटेंडेंस हो गई। जब हम मेन्यू में जाते हैं तब हमसे ऑथेंटिकेशन के लिए बोला जाता है। अगर हम सेकंड यूज़र की फिंगर यहाँ पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं वेरीफाई नहीं हो पा रही है। ये देखिए फिर से ये वेरीफाई नहीं हो रही है, जबकि मैं फर्स्ट फिंगर को टच करता हूँ जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव फिंगर है, तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम यूज़र्स को इसमें क्रिएट कर लेते हैं बहुत आसानी से। अब सवाल ये आता है कि अगर हमें इसमें से किसी यूज़र को डिलीट करना हो तब हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों यूज़र को डिलीट करना भी बहुत आसान है। आप मेन्यू में जाइए, इस बार आपको रजिस्टर में जाना है, फिर से पर जाना है न्यू रजिस्ट्रेशन की जगह डिलीट में। यहाँ पर आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने आईडी के लिए पूछ रहा है और नेम शो कर रहा है। यहाँ से आप ओके करेंगे और ओके करने के बाद आप जिस यूज़र को डिलीट करना चाहते हैं उसका जो आईडी नंबर है वो आपको यहाँ पर देना होगा। दोस्तों एक सजेशन मैं आपको और दूंगा, जब आप मशीन में यूज़र्स को ऐड करें और आप मल्टीपल यूज़र्स को ऐड कर रहे हैं तो आप एक पेपर और पेन लेकर साथ में बैठें, जहाँ पर जो आईडी जनरेट हो रही है वो और उसके आगे उस यूज़र का नाम आप लिखते रहें, सो दैट आप बाद में इसे आसानी से मैनेज कर सकें। आप आसानी से एम्प्लॉयज़ नेम को आईडी के साथ मैच कर पाएँ। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ इसको चेंज करके, यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ चेंज करके 2 और ओके करता हूँ। नीचे आता हूँ और डिलीट पर जाता हूँ, ओके कर देता हूँ। मेरा जो ये यूज़र है ये डिलीट हो चुका है। अब मैं अगर रजिस्टर वाले ऑप्शन में जाकर देखूँगा तो यहाँ पर एक ही यूज़र शो हो रहा है रेदर देन 2 के। तो इस तरीके से आप यहाँ से यूज़र्स को डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत आसानी से आपने यूज़र बना लिए, डिलीट भी कर लिया। अब बात आती है कि इसमें से हम यूज़र्स का जो डेटा है उसको कैसे निकालेंगे, या यूज़र की जो अटेंडेंस है उसको हम कैसे निकालेंगे। दोस्तों बहुत आसानी से आपके जो यूज़र्स हैं वो अपनी फिंगरप्रिंट टच करके अपना जो टाइमिंग है वो यहाँ पर पंच कर सकते हैं, आने का भी और जाने का भी। अगर आप इसमें से अटेंडेंस का आप रिकॉर्ड लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक पेन ड्राइव की ज़रूरत होगी। ये जो पेन ड्राइव है ये आपकी FAT32 या FAT में फॉर्मेटेड होनी चाहिए। अगर आपके NTFS में फॉर्मेटेड है या किसी और फाइल सिस्टम में फॉर्मेटेड पेन ड्राइव है तो मे भी आपको कुछ इशू आए डाउनलोड करने में डेटा को। तो इसलिए बेटर होगा कि आप जो पेन ड्राइव ले रहे हैं वो 16 GB से ज़्यादा बड़ी ना हो, एज वेल एज उसमें FAT या FAT32 फाइल सिस्टम हो। तो मैं यहाँ पर पेन ड्राइव लगा लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर पेन ड्राइव अपनी कनेक्ट कर ली है। इसके बाद हमें जाना होगा सेटकॉम में। यहाँ पर यू डाउन का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे जिनका यूज़ करके आप अपने पेन ड्राइव में डेटा डाउनलोड और अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों पेन ड्राइव में अगर आपको अटेंडेंस रिपोर्ट लेनी है तो आप डायरेक्ट एक्सेल में भी ले सकते हैं, और अगर आपको सिर्फ रिकॉर्ड्स चाहिए कि कौन पर्सन कब आया था तो वो भी आप ले सकते हैं। पहला जो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है वो है अटेंडेंस रिपोर्ट का। अगर मैं इसे ओके करता हूँ तो प्रॉपर अटेंडेंस रिपोर्ट बनकर आएगी अलग अलग यूज़र के लिए अलग अलग, जिसमें आप देख पाएंगे कि उस यूज़र ने पूरे महीने में कितने दिन छुट्टी ली है और कितने दिन वो आया है, एज वेल एज उसका जो टाइमिंग है टोटल कितना हुआ है, कितने वर्क आवर उसने काम किया है। तो अकॉर्डिंगली आप उसकी पे स्लिप भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे टाइमिंग देनी होगी कि कब से कब तक का डेटा मुझे लेना है। जैसे मैं यहाँ से ले लेता हूँ आपका 1 अगस्त 2021 से 23 अगस्त 2021 तक का डेटा ले रहा हूँ। अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, और यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन पर जाकर मैं ओके कर दूँगा। दोस्तों डाउनलोड पर ओके करने के बाद आपको कुछ मिनट लगने वाले हैं डाउनलोड होने में डेटा को। तो अगर आपकी मशीन थोड़ा समय ले रही है तो परेशान ना हो, आपको पेशेंसली वेट करना है। तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारा जो डेटा है वो पेन ड्राइव में डाउनलोड हो चुका है। इसी तरीके से अगर आप अटेंडेंस रिपोर्ट की जगह रिकॉर्ड लेना चाहते हैं तो आप नीचे अटेंडेंस रिकॉर्ड पर आ जाएंगे, अटेंडेंस रिकॉर्ड को ओके करेंगे। अगेन आपको डेट पूछी जाएगी, आप डेट स्पेसिफाई करेंगे और डाउनलोड को ओके करेंगे, और ये आप देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है। बेसिकली रिपोर्ट में प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट होगी। अटेंडेंस अगर आप लेते हैं रिकॉर्ड तो उस केस में आपको नोटपैड में अटेंडेंस रिकॉर्ड मिल जाएगा यूजर्स का आईडी के थ्रू।
हम एस्केप करके बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन और दिए हैं, डाउनलोड यूज़र इन्फॉर्मेशन और अपलोड यूज़र इन्फॉर्मेशन। दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक और तरीका भी है नाम को अपलोड करने का मशीन के अंदर रेदर देन बटन्स का यूज़ करने के, उसके लिए ये ऑप्शन दिया गया है। आप चाहें तो जो भी यूज़र्स आपने इसमें बनाए हैं उनकी लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं पेन ड्राइव के अंदर, जो एक्सेल फॉर्मेट में आ जाएगी। उसमें आप नाम भरिए और उसे वापस अपलोड कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर वो भी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर ओके करता हूँ डाउनलोड यूज़र इन्फॉर्मेशन पर, और मेरी जो यूज़र इन्फॉर्मेशन है वो आप देख सकते हैं कि डाउनलोड हो चुकी है। अब मुझे ये पेन ड्राइव लगानी होगी सिस्टम में, और इसमें जो फाइल आई है एक्सेल में जनरेट होकर उसमें अपडेट करने होंगे नाम अपने एम्प्लॉयज़ के, और उसे वापस अपलोड कर देना होगा इस मशीन के अंदर। तो आइए अब सिस्टम पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी रिपोर्ट जनरेट हुई है अटेंडेंस के लिए, और कैसे हम इसमें यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन को अपलोड करेंगे। आइए चलते हैं। तो दोस्तों अब हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं, और साथ ही साथ हमने अपने पेन ड्राइव को सिस्टम में कनेक्ट भी कर लिया है। अब हम चलते हैं दिस पीसी में और चलते हैं पेन ड्राइव में। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक फ़ाइल जनरेट होकर आई है जिसका नाम है 001-2001-8। दोस्तों ये जो फाइल है बेसिकली ये आपकी अटेंडेंस रिपोर्ट फाइल है जो हमने डाउनलोड की थी मशीन से। दोस्तों इस फाइल के अंदर जो पहली शीट है उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर एक समरी आ रही है अटेंडेंस की, और यहाँ पर आपको एक जनरल समरी मिल जाएगी कि आपका जो एम्प्लॉय है वो कितने दिन आया है, कितने दिन नहीं आया है, अपसेंट कितनी है, तो वो सब आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। लॉग में आप जाएंगे तो उसका जनरल लॉग मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ऊपर डेट्स आ रही हैं पूरे मंथ की, और जिस डेट से जिस डेट के बीच की आपने शीट जनरेट की होगी वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइमिंग आ रही है 8 तारीख की और 23 तारीख की। इसके बाद यहाँ पर एक और शीट आ रही है, ये आपकी मेन शीट है। दोस्तों जितने भी एम्प्लॉयज़ आप इस मशीन में रजिस्टर करते हैं उन सब की अटेंडेंस रिपोर्ट अलग अलग यहाँ पर बनकर आती है। एक शीट पर यहाँ पर आपको 3 एम्प्लॉयज़ की रिपोर्ट मिलती है। आप देख सकते हैं ये एक एम्प्लॉय की रिपोर्ट आ रही है, हमारा जो पहला एम्प्लॉय था ये उसकी रिपोर्ट आ रही है, बिकॉज अभी हमारी मशीन में सिर्फ एक ही एम्प्लॉय था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका डे वाइज यहाँ पर एब्सेंट और प्रेजेंट आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है प्रेजेंट या अपसेंट। अगर अपसेंट है इसका मतलब एम्प्लॉय नहीं आया है, और अगर वो प्रेजेंट है तो उसका जो इन आउट टाइम है मॉर्निंग शिफ्ट का भी और इवनिंग शिफ्ट का भी वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपकी रिपोर्ट जनरेट होकर आ जाएगी। दोस्तों अगर आपके एम्प्लॉयज़ जो है वो 3 से ज़्यादा है तो 3-3 के ब्रेकअप में ये शीट्स ऑटोमेटिकली जनरेट होती चली जाएंगी। इसका मतलब सपोज कीजिए आपके 10 एम्प्लॉयज़ हैं टोटल मशीन में, तो आपके पास जो पहली शीट होगी उस पर 1 से लेकर 3 तक एम्प्लॉय होंगे, दूसरी जो शीट होगी उस पर 4 से लेकर 6 तक के एम्प्लॉय होंगे, और इसी तरीके से तीसरी शीट पर आपके 7 से लेकर 9 तक के एम्प्लॉय होंगे, और 10वां एम्प्लॉय आपके 4th शीट पर होगा। तो यहाँ से आप इस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को देख सकते हैं। एक शीट पर आपके टोटल 3 एम्प्लॉय की जो स्लिप है वो जनरेट होकर आएगी। अभी हमारा एक ही एम्प्लॉय है तो यहाँ पर एक ही सीट आ रही है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद हम देखेंगे हमने दूसरा जो दिया था वो हमने लिया था जनरल लॉग डाउनलोड हमने किया था। आप यहाँ पर देखेंगे इसे जब मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर हमारा लॉग आ गया है। बेसिकली ये एक रॉ फॉर्मेट में लॉग है जिसमें हमारा यहाँ पर हमारा इंप्रेशन नंबर आ रहा है, यहाँ पर हमारा मशीन आईडी आ रहा है, यहाँ पर हमारा एनरोलमेंट नंबर आ रहा है। हमने 2 एम्प्लॉय लिए हैं सपोज, तो हमारा 1 और 0 आ रहा है, कुछ और होंगे तो वो भी आ जाएगा, और यहाँ पर उनके डेट और टाइम आ रहा है पंच करने का। तो ये बेसिकली जनरल लॉग है जिसमें कोई कैलकुलेशंस नहीं लगी हुई है, कुछ नहीं है। आपको जैसे जो पर्सन आया है उसी हिसाब से उसकी अटेंडेंस मिल रही है। दोस्तों इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मशीन के अंदर जो नाम है उनको भी आप कंप्यूटर के थ्रू चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक फाइल आ रही है info.xsl, इसका यूज़ करके आप मशीन के अंदर जो नेम्स हैं उनको इनपुट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपने जितने भी लोगों को मशीन में रजिस्टर किया है उन सभी की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। जैसे अभी मेरा एक ही पर्सन रजिस्टर है तो यहाँ पर 1 आ रहा है, अगर मेरे 1 से ज़्यादा पर्सन होते तो यहाँ पर उनकी लिस्ट आ जाती। तो नेम के आगे मैं जो भी नाम देना चाहूँ वो दे सकता हूँ। इसी तरीके से अगर आपके मल्टीपल लोग हैं तो आप यहाँ से उनके जो नाम है वो चढ़ा दीजिए, उसको सेव कर लीजिए, और सेव करने के बाद मशीन में जाकर उनको हम वापस अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी जो रिपोर्टिंग है वो बहुत इजीली हम पेन ड्राइव के थ्रू मशीन से कर सकते हैं। दोस्तों आइए अब वापस चलते हैं मशीन पर, और इस फाइल को जिसमें हमने अपने एम्प्लॉयज़ के जो नाम है वो एंटर किए हैं वापस अपलोड करके देखते हैं मशीन के अंदर। तो दोस्तों अभी आपने सिस्टम पर देखा कि हमारी जो रिपोर्ट है वो एक्सेल में किस तरीके से जनरेट होती है, और हमारा जो रिकॉर्ड है वो कैसे आता है, एज वेल एज हमारी जो एक्सेल की फाइल है उसमें हम कैसे एम्प्लॉयज़ के जो नाम है उनको एंटर कर सकते हैं। अब फाइल है अपनी इन्फॉर्मेशन फाइल यूजर्स की, उसको अपडेट कर लिया है। अब हम इस पेन ड्राइव को मशीन में लगाते हैं और इसको यहाँ पर अपलोड करते हैं। अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हमारा जो एक यूज़र हमने अभी तक बनाया है जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है, बट उसके आगे कोई नाम या कुछ भी नहीं आ रहा है। अब हम इसमें नाम को अपलोड कर देते हैं। उसके लिए हम जाएंगे सेटकॉम में, यहाँ पर यू डाउन में जाएंगे और यहाँ पर होगा अपलोड यूज़र इन्फो, इसे हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर जो डेटा है वो अपलोड होना शुरू हो जाएगा, बट इसमें कुछ समय लगता है, 1 या 2 मिनट ये आपका ले सकता है। और आपका अपलोड हो चुका है डेटा।
अब हम वापस अगर रजिस्टर पर आते हैं और यहाँ पर हम न्यू रजिस्ट्रेशन में जाते हैं तो आप देखेंगे कि अब आईडी की जगह यहाँ पर नेम आ रहा है जो हमने अपनी एक्सेल की फाइल में दिया था। तो इस तरीके से बहुत आसानी के साथ आप अपने जो एम्प्लॉयज़ के नाम हैं वो मशीन में अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बेसिक यूज़ हुआ मशीन का, जिसमें आप अपने एम्प्लॉयज़ को रजिस्टर करते हैं, उनकी अटेंडेंस लेते हैं और उसकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं या उनके नाम को इसमें मशीन में अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस बेसिक वर्किंग के अलावा भी कुछ और चीज़ें होती हैं जो हमें अक्सर मशीन में करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आइए वो भी देख लेते हैं। जैसे अगर हमें इस मशीन को कंप्यूटर से कनेक्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम मेन्यू में अंदर चले जाते हैं और इसके बाद हम जाएंगे सेटकॉम में। आप देखेंगे यहाँ पर एक TCP IP का ऑप्शन आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर आप TCP IP में जो आपके IP एड्रेसेस हैं उनको सेट कर सकते हैं। आप अपना सबनेट मास्क और गेटवे दे सकते हैं, पोर्ट नंबर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं और इस तरीके से आप इसे अपने नेटवर्क पर सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो बनाएं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उस पर भी जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लेकर आने की, और साथ ही सॉफ्टवेयर से इसे कैसे मैनेज करें उसके ऊपर भी हम आपके लिए अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें डिटेल वर्किंग होगी कि सॉफ्टवेयर से आप मशीन को कैसे जोड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है मशीन में टाइमिंग गड़बड़ हो जाने पर उसे चेंज करने की, तो उसके लिए आपको सेट टाइम में आना होता है और यहाँ पर आप कस्टम में जाएंगे और यहाँ पर अपना जो डेट और टाइम है उसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। आप अप और डाउन एरो का यूज़ करके चेंजेस कर सकते हैं, एज वेल एज ओके का यूज़ करके कर्सर को आगे ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना जो टाइमिंग है उसे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक एडवांस का ऑप्शन होता है जिसमें आपको कुछ और ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है जनरल का, जहाँ पर आप मशीन आईडी, लैंग्वेज, डेट फॉर्मेट वगैरह सेट कर सकते हैं। आप चाहें अभी जैसे मशीन के फॉर्मेट की बात करें तो YMD यानी इसका मतलब ईयर, मंथ और डेट में चल रहा है, तो आप इसे चेंज करना चाहें तो आप इसे चेंज करके DMY या MDY जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऑटो ऑफ आप सेट कर सकते हैं, इसका मतलब मशीन जो है कितनी देर यूज़ ना होने पर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए जिससे बैटरी आपकी बच जाए। तो इस तरीके के कुछ ऑप्शन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एडवांस में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मशीन को क्लियर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं मशीन से सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाए तो आप वो कर सकते हैं। अगर आप डिलीट ऑल रिकॉर्ड लेते हैं तो इसका मतलब आपके मशीन में से जो भी रिकॉर्ड्स हैं, अटेंडेंस के जो इंप्रेशन है, जैसे मैंने बताया था 1 लाख इंप्रेशन ये सेव करके रख सकती है, वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आप ऑल डिलीट डेटा करते हैं तो उस केस में आपकी मशीन में जो भी डेटा है वो सारा डिलीट हो जाएगा, यूज़र का भी एज वेल एज उनके अटेंडेंस का भी। अगर आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग करते हैं तो उस केस में जैसा सभी डिवाइसेस में होता है, ये मशीन फैक्ट्री पर रीसेट हो जाएगी, फैक्ट्री रीसेट पर चली जाएगी। इसका मतलब जो सेटिंग्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी, जो डेटा है वो भी क्लियर हो जाएगा। अपडेट फर्मवेयर से आप इसका फर्मवेयर यानी कि मशीन का जो खुद का सॉफ्टवेयर है इंटरनल, उसको भी आप अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा लॉक कंट्रोल का एक ऑप्शन मिलता है जिसका यूज़ करके, जैसे मैंने आपको बताया था, एक्सेस कंट्रोल आप इसमें लगा सकते हैं, आप उसे मैनेज कर सकते हैं। इस पर भी हम आपके लिए कोशिश करेंगे जल्द से जल्द एक सेपरेट वीडियो बनाने का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको एक सेट बेल का ऑप्शन मिलता है। सेट बेल के अंदर आप इसमें अलार्म सेट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि लंच टाइम पर ऑटोमेटिक बेल बज जाए तो आप वो यहाँ पर दे सकते हैं। आप यहाँ से अलग अलग टाइम के लिए बेल दे सकते हैं। इसके अलावा आपको व्यू इन्फो का ऑप्शन मिलता है जहां से आप देख सकते हैं कि आपकी जो मशीन की कैपेसिटी है वो अभी कितना बचा हुआ है। आप रजिस्टर्ड डेटा पर जाएंगे, यहाँ पर आपको यूज़र लॉग मिल जाएगा, दिखा रहा है अभी 0 यूज़र लॉग है। आपका मैनेजर रिकॉर्ड 1 दिखा रहा है बिकॉज हमने एक एडमिनिस्ट्रेटर बनाया है। फिंगर 1 दिखा रहा है, पासवर्ड अभी 0 है, कार्ड 0 है। यूज़र की अटेंडेंस रिकॉर्ड जो है वो 18 है, एडमिन रिकॉर्ड 33 है। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन ये आपको शो करता है कि मशीन में अभी कितनी कैपेसिटी बाकी है। स्पेस में भी उसी तरीके से आपको ये दिखाता है कि यहाँ पर आपके कितने फिंगर्स और लगाए जा सकते हैं। वहाँ पर दिया था कि कितने लगे हुए हैं, यहाँ पर अभी बता रहा है आपको कितने बचे हुए हैं। आप 999 फिंगर्स दे सकते हैं, आप 1000 पासवर्ड दे सकते हैं, 1000 कार्ड्स दे सकते हैं, आप 99,982 यूज़र रिकॉर्ड्स बना सकते हैं। इसके अलावा एडमिन रिकॉर्ड आप 967 बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप लॉग भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये बेसिक वर्किंग है इस मशीन की। अगर आपका इस मशीन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसका आंसर करने की। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट इस तरीके के अमेजिंग वीडियो आपको लगातार मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।